जय भीम। आप देख रहे WH न्यूज पॉडकास्ट। मैं हूं विजय खवसे। हमारा विषय चल रहा है रिपब्लिकन एकता क्यों संभव नहीं। इसी के ऊपर में जो रिपब्लिकन मूवमेंट के अलग अलग नेता है उनसे हम मिलते हैं। आज मेरे स्टूडियो में जो है युवा नेता रिपब्लिकन मूवमेंट में सक्रिय नागपुर के युवा नेता अथांग करोड़े है। हम उनसे आज जानेंगे क्योंकि युवा नेताओं से भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाला जो रिपब्लिकन मूवमेंट जो है ये इनकी जो बागडोर जो है ये युवा संभालेंगे। इसलिए हमने आज हमारे स्टूडियो में युवा जो रिपब्लिकन मूवमेंट में सक्रिय कार्यकर्ता है अथांग करोड़े, इनसे हम आज चर्चा करेंगे। अथांग, जय भीम। जय भीम सर। क्या बताओगे कि आप रिपब्लिकन मूवमेंट में भी काम करते हैं और खास करके युवा है आप, और युवाओं की भूमिका बहुत अहम रहती है, या सामाजिक कार्य में हो या राजनीति में हो। वैसे तो आप चुनाव भी लड़ चुके हैं उत्तर नागपुर से। राइट। क्या संभव है रिपब्लिकन एकता? देखिए, मैं रिपब्लिकन एकता पे डायरेक्ट भाष्य नहीं कर सकता, क्योंकि एक युवक होने के नाते जो मैंने मूवमेंट देखा है या मैंने जितना समझा है मूवमेंट, तो मैं जिस हिसाब से मूवमेंट को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दलित पैंथर्स की भी भूमिका रही है। बिल्कुल। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भूमिका रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी स्थापना की थी, और डायरेक्टली ऐसे कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बाबा साहब ने कुछ मूवमेंट की जो मतलब उसकी प्रस्तावना हो गया था, उनका संविधान लिख के हो चुका था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो घटना है वही बाबा साहब ने लिखी। राइट। मैं कह रहा हूं कि जैसे हम लोग बीएसपी देखते हैं कि काशीराम जी ने DS4 के बाद में बीएसपी के साथ में अपने जीवित रहते हुए इलेक्शन कंटेस्ट किया, वैसे आरपीआई के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आरपीआई डायरेक्ट बाबा साहब के जीवित रहते हुए कार्यकाल में आई। ये तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और उसका जो संविधान इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद में जो लीडर्स आए, जैसे गोडबोले साहब थे, खोबरागड़े साहब थे, तो इन्होंने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखी। अब हम लोग जब देखते हैं कि बाबू हरदास, हम लोग देखते हैं कि कामठी से आमदार थे, हमारे उपेंद्र शेंडे थे उत्तर नागपुर से आमदार, तो मूवमेंट में वर्सेटैलिटी ऐसी है कि आपको 10-10, 20-20, 30-30 साल के बाद में आमदारों की संख्या रिपब्लिकन मूवमेंट में दिखेंगी। अब रिपब्लिकन एकता की ही बात अब जब लोग करते हैं तो हमने ये भी देखना चाहिए कि DS4 का निर्माण क्यों हुआ। क्या रिपब्लिकन मूवमेंट आज के समय में ही एकता का विषय है कि उस काल में भी एकता का विषय थी? क्योंकि अगर वो एकता का विषय नहीं रहता, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मंत्र दिया था एकता का, राइट, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, करेक्ट, तो बाबा साहब ने ही एकता बताया था ना। करेक्ट करेक्ट। तो करेक्ट, वही उसी पे हम चल रहे हैं कि अभी रिपब्लिकन मूवमेंट में एकता क्यों नहीं है। राइट। क्योंकि जो कि बाबा साहब के एक मन में था कि हमारा समाज एक जगह पर आके काम करे। राइट। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब लीडरशिप हमारे पास में बाबा साहब के बाद में आना चालू हुई तो उसमें डिवाइडेशन कैसे हुआ? क्या एक यूपी का व्यक्ति जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, ग्रेड 4 की नौकरी कर रहा है, देखिए, यूपी में जो आप बात कर रहे हैं, यूपी में उसके बाद में आए हैं। मैं सब इसको से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पहला जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं के जो पार्टी थी जो बाबा साहब ने लिखी थी वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। करेक्ट करेक्ट। और ये महाराष्ट्र से शुरुआत हुई। राइट। इसका जो जन्म है, राइट, ये महाराष्ट्र से, उसके बाद यूपी आई ना। करेक्ट। नहीं, मेरा यही मैं बोलना चाहता हूँ कि उसकी निर्मित ही क्यों हुई? अगर उसकी निर्मित के ही कारण ये है कि यहाँ पे विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। मैं उसी निर्मित को बता रहा हूँ कि अगर किसी तीसरे विंग की निर्मित होती है तो उस जैसे कि आरजेडी कांग्रेस से टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी है कांग्रेस से, तो इनका उगम क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट थे। तो वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट हमको बहुजन मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिला कि आरपीआई का ही सब ग्रुप बन के बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है। तो मेरा ये कहना है कि जो रिपब्लिकन मूवमेंट का बाइफर्केशन हुआ या जिस हिसाब से डिवाइडेशन हुआ, इसके मुख्य कारण क्या थे? क्या बाबा साहब, हम जानना चाहते हैं, क्या बाबा साहब के बाद में लीडर्स को अपने राजनीतिक फायदे के लिए या खुद के कन्वीनियंस के लिए राजनीति करनी थी, या आरपीआई का इस्तेमाल खुद के विकास के लिए तो नहीं करना था? ये भी सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। और अगर इन इतिहास को छोड़ भी दिया जाए और आज की परिस्थिति में रिपब्लिकन एकता की बात की जाए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि रिपब्लिकन मूवमेंट को कॉन्सेंट्रेट करने का काम, उसका डाइल्यूशन करने का काम ही हमारे लोगों ने किया। आज हम भले एकता की बात करें, पर हमारे लीडर्स कहीं ना कहीं
बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और अलग अलग विभिन्न गठों में काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, या जब भी हम लोग कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं तो वहां से एक हुंकार भरी जाती है कि हम लोग निर्धार करते हैं कि हम आरपीआई की एकता के लिए काम करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप अलग अलग पार्टीज में रह के एकता की बात कैसे कर सकते हो? दूसरा, कि जिन पार्टियों ने बाबा साहब को रिकॉग्नाइज करने के लिए इतने सालों का समय लगाया, आज कांग्रेस कहता है कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, पर क्या कांग्रेस को उस समय दिखाने की बैकलॉग्स की संख्या कितनी थी देश में? सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम क्यों था? प्रोफेसर्स की जो जनसंख्या थी वो इतनी कम क्यों है? आज भी बैकलॉग्स है। तो संविधान की बात करने वाले लोग क्या आपके आरपीआई को जिंदा करने में मदद कर पाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। आपका आइडियोलॉजिकल मूवमेंट बहुत वास्ट है, पर इसको डाइल्यूट करने का काम भी हमारे कुछ गिने चुने नेताओं ने किया। आज हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ लीडर्स का नाम लिया जाता है, जैसे जोगेंद्र कवाड़े जी का नाम लिया जाता है, एडवोकेट रामदास अठावले जी का नाम लिया जाता है, सुलेखा ताई कुम्हारे का नाम लिया जाता है, रासू गवई साहब के जो लड़के हैं राजेंद्र गवई, उनका नाम लिया जाता है। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को मेन कहा जाता है कि उनकी भूमिका क्या है, हम आरपीआई एक आने को रेडी है। अब मुझे बताइए कि जैसे हमने DS4 की बात की कि बीएसपी का उगम हुआ, भारी बहुजन महासंघ से उगम होता है वंचित बहुजन आघाड़ी का, और फिर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कवाड़े साहब की, बहुजन एकता रिपब्लिकन मंच इनका BRSP। आइडियोलॉजिकली तो आप रिपब्लिकन हो, आप विचारधारा एक ही है, सभी की विचारधारा आप एक ही है, और झगड़ा इस बात का है कि लीडर कौन बनेगा। लीडरशिप का झगड़ा है ये, राइट। और आप यहीं पे बीजेपी को देखिए, लीडरशिप के झगड़े में बाबा साहब आम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। ये बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान में रखना चाहिए नेताओं ने। बिल्कुल। पर इसमें मैं मानता हूं कि जो व्यापकता है, मतलब रिपब्लिकन क्या होता है इस गणतांत्रिक देश के पूरे लोग। सवाल ये भी है, देखिए बाबा साहब आम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, राइट, उसके ऊपर 9 खासदार, करीबन 29-30 MLA भी चुनकर आए थे, राइट है थे ना। उसके बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों करना पड़ी? राइट, लिखा है संविधान बाबा साहब ने। यदि मान लो बाबा साहब और भी 5-10 साल अगर जीवित रहते तो ये मूवमेंट बहुत आगे जाते थे। राइट, मेरा कहना यह है कि इस महान व्यक्ति को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना या संविधान उसका क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी और MLA भी थे, MP भी थे। करेक्ट है ना। तो मेरे हिसाब से जो है कि शेड्यूल कास्ट जो है केवल एक जाति के पुरता निर्मित है शेड्यूल कास्ट, और बाबा साहब को जोड़ना था पूरा समाज। राइट, बाबा साहब को इस मूवमेंट में मैं यदि मान लो मेरे समाज को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दूंगा तो SC/ST के जो लोग यहाँ पर आएंगे, बाकी OBC समाज है, मराठा है, ये वो लोग नहीं आएंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की व्यापकता बढ़ाने के लिए ये बाबा साहब ने लाया, और ये 3 अक्टूबर 1957 को इसकी जो हमारे जो ये लीडर्स हैं, शिवराज हो गए, बाकी के इन्होंने स्थापना की। इतना सुंदर विचार करके बाबा साहब आम्बेडकर ने यदि मान लो इन लोगों को दिया है तो ये संभाल क्यों नहीं सके? इसमें 2 चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि संविधान लागू होने के 7-8 साल में शेड्यूल कास्ट के साथ में रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि तब अफर्मेटिव एक्शन इतने स्ट्रांग नहीं थे। आप आरक्षण से फायदा लेने की शुरुआत कब से होती है? 1980 से आरक्षण से फायदा लेने वालों की एक वर्ग की शुरुआत होती है कि जन जागृति आई। बिल्कुल। उसी के 10 साल बाद मंडल कमीशन आता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस सेगमेंट, उस साल का फर्क है कि हम लोग 1957 से अगर देखें तो क्या हम इसमें उलझ चुके थे कि हमको अपने मूवमेंट को भी कैसे बचाना है और क्या हमें अपनी राजनीतिक सत्ता को भी कैसे लेना है। क्या आप अपने मूवमेंट को बचाने के लिए आरपीआई की तरफ आपका दुर्लक्ष्य हुआ कि जिस हिसाब से आप 10 साल तक भी उसको सस्टेन नहीं कर पाए? यहाँ पे एक इतिहास को क्रिटिकली थिंकर, ये जो हमारे इतिहासकार है जो एनालिसिस करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल देने जा रहा हूं कि उस पीरियड को हमने जस्टिफाई करना चाहिए। बिल्कुल। जब हमारे पास में समता सैनिक दल मौजूद थे, हाँ, तो समता सैनिक दल के हाथ में कितना कारोबार दिया गया? क्या धार्मिक मामलों में भी आरपीआई के कार्यकर्ता आगे रहते थे? क्या सामाजिक में भी आरपीआई के रहते थे और पॉलिटिकली भी? तो आपके पास में 3 विंग 2 विंग होने का आपने उद्देश्य खत्म कर दिया। भारतीय बौद्ध महासभा जब आपके पास थी तो धार्मिक कामों के लिए आपको उसको काम करना चाहिए था, आप सब काम संभालेंगी। जहां पे एट्रोसिटीज की घटना हो रही है, अत्याचार, समता सैनिक दल कमांड लेना चाहिए थी। पॉलिटिकल स्टैंड के लिए आपके पास में आरपीआई थी,
तो आपने एक ही इन चीजों के ऊपर में लीडरशिप को बोल दिया कि आपके ऊपर तीनों जिम्मेदारी है। इसके वजह से वो पतन का जो कार्यक्रम है वो वहीं से शुरुआत हुआ, वहीं से। और बाद में जो लीडरशिप आनी थी वो तो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आनी थी, ये बहुत सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसमें एक और चीज मैं देखता हूं कि बाबा साहब के संविधान के स्टार्टिंग में वी द पीपल लिखा है। बिल्कुल। सिटीजन एक्ट भी ऐसा लिखा है कि जो जहां रह गए उनको वहां की नागरिकत्व देना उस सरकार की, उस स्टेट की, उस प्रिंसली स्टेट की जिम्मेदारी है। तो वी द पीपल का भी माप क्या हमारे रिपब्लिकन नेताओं ने सिर्फ अंबेडकर राइट या सिर्फ हमको शेड्यूल कास्ट के हक अधिकार को बचाने तक सीमित कर दिया? जब व्यापकता ओबीसी एससी एसटी ओपन तक की भी थी, तो व्यापकता को कम करने का कारण अगर आपने निभाया है तो मैं मानता हूं कि आज की जो जड़ें कमजोर हुई है उसका कहीं ना कहीं इतिहास में भी दमन है, कि उस इतिहास को भी हमने देखना चाहिए कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक पूरे एशिया खंड के राजा है, उन्हीं की संकल्पना लेते हुए बाबा साहब धम्मचक्र को फिर से घुमाते हैं। व्यापकता ऐसी है कि बाबा साहब को कनाडा यूनिवर्सिटी, कोलंबिया ऑनररी डिग्री दी है। बाबा साहब के पास में कितनी सारी मानद डिग्रियां थी, पीएचडी की, डॉक्टरेट ऑफ साइंस थी, बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे कहना है कि व्यापकता को कम करने के लिए आरपीआई के लोगों ने जो भूमिका निभाई वो किसी ने नहीं निभाई। पैरेलल लीडरशिप क्रिएट नहीं होने दी गई। आज आप बीजेपी का मॉड्यूल देखें, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी यहाँ के माननीय हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी है, ऐसा क्लेम करना शुरुआत कर दी गई। 27 साल में एक लड़के को मेयर बना दिया जाता, बिल्कुल, और 40, 45, 50 साल होने तक वो मुख्यमंत्री बनते और पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो दोनों कार्यकाल को पूरा करते। हम क्या आज हम आरपीआई के पुराने चीजों को दोषारोपण ना भी करें, पर क्या जब हम नई आरपीआई का निर्धार कर रहे हैं या नई मूवमेंट का निर्धार कर रहे हैं बाबा साहब के फाउंडेशन लेके या रिपब्लिकन मूवमेंट का फाउंडेशन लेके, तो क्या हम अपने यूथ पे या अपने युवाओं पे भरोसा करने की शुरुआत कर रहे हैं? आज भी मैं देखता हूं कि निर्धार सभा होती है, पैनल में 50-60 साल के लोग बैठते हैं और युवा आगे बैठते हैं और बोलते हैं कि युवाओं को हम मौका देंगे। आप उनके विचारधारा सुनने के लिए सक्षम नहीं हो और 50 साल में आप बोलते हो कि लीडरशिप हमारे पास में रहे। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आरपीआई का उगम ये बुजुर्ग लोग करने की मंशा रखते हैं। ये लोग पतन की तरफ फिर से लेकर जाने की निर्धार आपकी वजह से ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट जो है इसमें एकता संभव नहीं रहेगी। एकता संभव है, मुझे लगता है कि इसमें फॉर्मूला होना चाहिए कि हम लोग किस फॉर्मूला के आधार पे काम करने जा रहे हैं। हम लोग अगर आज के समय में भी जो हमारे संगठनों की भूमिका है वो पार्टी के कंधों पे लेके जाने की अगर बागडोर रखते हैं, अगर आरएसएस अपने हाथ में धार्मिक काम ना लेते हुए, सामाजिक काम ना लेते हुए पॉलिटिकल काम अगर लेने लग जाएगा तो बीजेपी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। आरएसएस अपनी भूमिका सामाजिक लेवल पे तो मजबूत करता है कि उसका प्रोडक्ट राजनीतिक जिसको जो काम दिया है वो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने संभालना चाहिए। राइट। समता सैनिक बाबा साहब ने दिया था। राइट। एक भारतीय बौद्ध महासभा भी थी। राइट। और पार्टी भी थी। प्लेटफॉर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल बना कर दिया है, मगर चलाने वाले वहां पर फेल हुए हैं। करेक्ट है ना? राइट। अभी ऐसे में जो अभी ये जो सारे नेता है हमारे नेता, तो एक जगह पर आने के लिए बिल्कुल बोलते हैं हम आ जाएंगे, तो कवाड़ी जी, आठवले जी, गवई जी बोलते हैं हम एक आएंगे, मगर अंबेडकर जी उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम अकेले चलेंगे। ऐसे में जो है हमारा जो समाज है, हमारा जो मतदाता है, महाराष्ट्र की बात करें तो भारी मात्रा में मतदाता हमारा है, तो ये मतदाता भटका हुआ है। और खास करके बताऊंगा कि रिपब्लिकन मूवमेंट का जो मतदाता है, कार्यकर्ता भी जो है सारे पार्टियों में है। राइट। हम देखेंगे तो पार्टियां देखिए आप, बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं, पर हमारे रिपब्लिकन मूवमेंट की इतनी सारी पार्टियां हैं। राइट। और हमारा कार्यकर्ता सभी पार्टियों में है आज की, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। करेक्ट। मतलब युवाओं ने आज से, अगर महाराष्ट्र के युवा ने, बुद्धिस्ट युवाओं ने रिपब्लिकन मूवमेंट के ऊपर में ध्यान दिया, जैसे आप लोगों ने आज से अगर शुरुआत की है, तो 10-20 साल में इसका चित्र बदलेगा नहीं क्या? ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए, मैं कहता हूं कि हम लोग, जैसे मैंने इस बार इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था, तो मुझे लगता है कि क्या हम लोग एक व्यक्ति, एक अम्बेडकराइट व्यक्ति, क्या 10 लोगों को, क्या 10 विभिन्न समाज के लोगों को अपनी बात नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल।
उसी में हम कम गिरे हैं। बिल्कुल यही बात है अदर समाज को हम नहीं बता पाए कि तुम्हारे हक अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। हम अपने आप को, हमारे जय भीम का नारा जो ग्लोबल है, जो पूरे विश्व का है, जो क्रांति का नारा है, जात तक सीमित करने वाले इस समाज की ही सबसे बड़ी ये गलती है कि इसने इतने व्यापक मूवमेंट को छोटा किया। क्या बुद्ध का संघ किसी एक समाज का? बिल्कुल नहीं। क्या चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज्य किसी एक पर्टिकुलर समाज का था? नहीं, अंबेडकर जी का संविधान भी एक सभी के का लिए नहीं है। राइट। आज भी अगर आपके मुद्दे सिर्फ स्मारक, जमीन और तुम्हारे सिर्फ आरक्षण के लिए रहेंगे, जिसमें तुम अपने आप को पुंगू बनाते जा रहे हो, तुम्हारा विचार इसी भी है हम आरक्षण को डिफेंड करेंगे, हम मेरिट के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लड़कों के बीच में कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि आपकी मूवमेंट ये इतनी सीमित मूवमेंट नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे अकेले की स्कॉलरशिप के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हर इस देश में पैदा हुए हर उस आदमी के अधिकार के लिए लड़ाई है जो वंचित है, शोषित है, दबा हुआ है। और तुम्हारी लड़ाई यहाँ की मनुवादिक व्यवस्था से है, और वो तो उसके जड़ तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन आपके लिए रिजर्वेशन है, पर सिर्फ रिजर्वेशन आपके पास में है तो ये देश का हक अधिकार आपके पास में, ये धारा भी हमने छोड़ने को होना। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि इनको सब क्लासिफिकेशन किया जाए। बिल्कुल। हमको कहना है ठीक है, हम सब क्लासिफिकेशन के लिए तुम्हें मान्यता देते हैं, करो, हम लोग SC ST में कोई भेदभाव नहीं, आप सब क्लासिफिकेशन के लिए हमें मान्यता दीजिए। पर मेरा एक सवाल है कि अगर देश में 100 जगहें हैं और 15% शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, आप कह रहे हो कि मातंग को सब क्लासिफिकेशन में उनके समाज के क्राइटेरिया के हिसाब से 2 जगह, महार को 2, देश में 1200 शेड्यूल कास्ट की जाती है, जो वर्गीकरण की बात जो चल रही है उसके। राइट। तो आप लोग तो रिपब्लिकन एकता की जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन एकता को खत्म करने के लिए जो मनुवादी प्लानिंग, वो तो आपके सब क्लासिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलता। आज मातंग समाज का लड़का क्या 70 मार्क लाने के लिए काबिल नहीं है? बाबा साहब के संविधान ने उसको शिक्षा का अधिकार दिया, उसको स्कॉलरशिप का अधिकार है, वो 100% 74 मार्क ला सकता है। सभी को अधिकार दिया है, यहाँ के सभी समाज को, सभी को, चाहे मराठा हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वंजारी हो, कर सकता है। ओपन का क्यों ना? आज EWS आरक्षण की उनको भूमिका है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दिया गया। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जो अपने अफर्मेटिव एक्शंस जो हमें मिले हैं उनके साथ में पैरेलली एक ऐसी लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कारनामा उन्होंने किया कि दिल्ली में वो पहली बार में जीत के आते, और रिपब्लिकन पार्टी जो 365 दिन रस्तों पे दिखती है वो जीत के नहीं आती। वो झाड़ू लेके दिल्ली में अपनी सत्ता लेके आता है, RJD सत्ता लेके आती है, यहाँ पे स्टालिन की सत्ता आती है, यहाँ पे तेलंगाना में TRS आती है। तेलंगाना स्टेट का निर्मित हुई कि TRS वहां पे जीत के आ गए। ये भूमिका आपको लेना पड़ेगा कि आपके 24 घंटे नल की सेवा हम भी दे सकते हैं। बिल्कुल, आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, सड़कों पे हम उतरते हैं। संविधान का कहीं अपमान होता है तो हम लोग ही सड़कों पे उतरते हैं। राइट। हालांकि संविधान का अपमान होता है तो पूरे देशवासियों का काम है वो लड़ने का। करेक्ट। मगर वो केवल अम्बेडकरवादी लड़ता है। वही तो कह रहा हूं कि व्यापकता इतनी कम कर दी। ठीक है, आपने अपने हक अधिकारों के लिए आप रस्तों पे भी हो, बिल्कुल, पर आपको पॉलिटिकल गेन अगर चाहिए तो आपको मुद्दे लेने पड़ेंगे। नहीं, अभी फिर इसमें जनता निर्णय लेंगी या फिर अपने नेता? इसमें किसने निर्णय लेना चाहिए? ये कलेक्टिव डिसीजन है, क्योंकि मैं मानता हूं कि तबकों का कॉन्फिडेंस आएगा उनके नेतृत्व से। अगर मैं मानता हूं कि इलेक्शन लड़ा जाता है गली कूचे से लेकर चाय टपरी पे, ये आपको रियल एनालिसिस देंगे। बिल्कुल। हम लोग कुर्सी चेयर पे बैठे वाले व्यक्ति के पास में पहुंचना भी हमारा नामुमकिन रहता है कि वो क्या सोच रहा है। पर जो तबका भारी मात्रा में स्लम में, गांव खेड़े में या ऐसे इलाकों में रहता है जहां पे समस्याएं बहुत है, तो उनका एनालिसिस आपको टपरियों पे मिलेगा। जिस दिन टपरियों पे ये बात चालू हो जाएंगी, जिस दिन नुक्कड़ों पे ये बात चालू हो जाएंगी, जिस समय युवक खड़े रहकर ये बात करेंगे, हाँ। हमारे एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे महाराष्ट्र में बहुजन एकता के लिए बात की है ना। राइट। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे सुलेखाताई कुंभाई जी ने एक पहल ली, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, रिपब्लिकन आइडियोलॉजी के साथ में एक आने के लिए हमने काम किया। रामदास आठवले जी ने सब लोगों को मिलके एक नए विजन के लिए काम किया।
यहाँ पे शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीटों तक लड़ाई नहीं सीमित रखी, इसकी व्यापकता बढ़ा दी। ओपन की सीटें भी आरपीआई में लड़ रही है ताकत के साथ, शेड्यूल ट्राइब लड़ रही है, शेड्यूल कास्ट लड़ रही है, ओबीसी लड़ रही है। भूमिकाओं का जो विभाजन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो सीमित ना करते हुए सभी समाज पे करना चाहिए। और यही ग्राउंड लेवल से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। एकता ये 100% पॉसिबल है। नहीं, बात कैसी है, हम देखते हैं समाज महाराष्ट्र का हो या चाहे पूरे भारत का हो, राइट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर मरता है। करेक्ट। हमने देखे संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने केवल अम्बेडकर 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 कहा तो पूरे भारत में उसका बवाल हुआ है। करेक्ट। महाराष्ट्र की बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जुड़ी है। करेक्ट। ठीक है, और यहाँ का जो वोटर्स है यहाँ का खास करके ये रिपब्लिकन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। राइट। चाहे अभी बीएसपी में जितने लोग होंगे, चाहे वंचित में जितने लोग होंगे, ये सारे लोग रिपब्लिकन मूवमेंट से आते हैं। करेक्ट। ठीक है, राइट। ये रिपब्लिकन मूवमेंट विचारधारा के होने के कारण जो है खास करके यहाँ पर बीएसपी खाता नहीं खुल सकी। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर वंचित का भी खाता नहीं खुल सका। शुरू में भारिप का छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि बाबा बाला साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी की थी। 2019 का भी हम चुनाव देखते कि हमको भी एक आशा थी कि हमारी इस बार कुछ नेता जाएंगे, चेंज कर पाएंगे, चेंज कर। लोकसभा में भी बहुत अच्छा काम किया, विधानसभा में भी किया, और अभी उसका ग्राफ जो है पूरा डाउन होते हुए आ रहा है। सही बात है। क्या लगता नहीं है इसके लिए कि सिर्फ कारण एक ही है कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। हाँ, देखिए ये बात है, बट अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा कि नामों के अंदर में भी रिपब्लिकन की भूमिका हमारे नेताओं ने रखी। भारिप के अंदर भी रिपब्लिकन है, जोगेंद्र कंवर जी की पार्टी में भी रिपब्लिकन है, बिल्कुल सुलेखा ताई की पार्टी में रिपब्लिकन। आज वंचित का हम लोग जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इसमें भी कई भूमिका, वंचित डिप्राइव्ड, वंचित शोषित समाज, ये भी तो रिपब्लिकन की भूमिका है भूमिका है। हाँ, बट वो नाम ना लेने नाम बाबा साहब अम्बेडकर का चाहिए। करेक्ट, समाज को। करेक्ट, बट आज अगर ये नाम लेके अगर कोई सामने आता है तो उसके पीछे जो जनाधार की स्थिति है, बिल्कुल, या जो जिस हिसाब से लीडरशिप लोगों ने एक्सेप्ट की है, जैसे 2019 में ओबीसी आपके साथ है, मराठा आपके साथ है, वो 2022-23 में स्विंग कर जा रहा, वो वोटर टर्नआउट आपका पूरा डाउन कर जा रहा। वो तो स्विंग कर ही जा रहा है, साथ ही साथ तुम्हारा रिपब्लिकन मूवमेंट भी पूरा स्विंग कर जा रहा है ना। करेक्ट। तो क्या अगर आप आरपीआई के साथ में 2019 में आते तो ये मूवमेंट आज भी वैसा ही रहता? बिल्कुल। ये भी हमारे बीच में एक एनालिसिस का विषय है कि हमने देखना चाहिए था कि 2019 में जब हमारे पास में फुल स्विंग आ गया था, क्यों ना आरपीआई को जागरूक करने का, क्या वो मौका हमने गवा दिया? बिल्कुल, वही तो है। क्या हमने वो मौका गवा दिया? क्या हमने अपनी जो, क्या हम लोग सोच रहे हैं कि वंचित के साथ जो अलायंस की बार्गेनिंग यहाँ की महाविकास आघाड़ी कर रही थी, क्या वो आरपीआई के साथ में कुछ अलग करती? ये देखने वाली बात हो सकती थी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब की पार्टी को पुनर्जीवित होने का काम कर रहे थे, बाबा साहब के विचारों को फिर से लोगों के जनमानस तक लाने का विचार कर रहे थे। तो क्या वो वंचित को जितना महाविकास आघाड़ी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या आरपीआई रहने पर हमारा जो भागीदारी का तक्का रहता, क्या ये बढ़ गया रहता? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम लोग आरपीआई की संकल्पना उस 2018 की घटना के बाद में दे देते, आज मैं मानता हूं कि परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति बहुत अलग रहती थी। अगर हमको फिर से स्विंग करना है या एकता लाना है, उसके लिए बहुत डिफरेंट राजनीति में देखा भी जाए तो हम देखते हैं कि बीजेपी और राष्ट्रवादी कभी युति ना होने वाली, शिवसेना कभी कांग्रेस कभी युति ना होने वाली, अच्छा अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी है ये। करेक्ट, ये एक हो सकते हैं, राइट। मगर हम सारे रिपब्लिकन मूवमेंट की एक विचारधारा की, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टियां, ये एक नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं की पार्टी है, और तमाम जो जितने भी रिपब्लिकन मूवमेंट्स है, पैंथर है, ऑल इंडिया पैंथर, जितने भी अपने जो भीमसेना है, ये सारी पार्टी एक विचारधारा के होने के बावजूद भी एक क्यों नहीं बैठती? अभी इसमें एक ही चीज मैं देखता हूं, एक ही चीज, यहाँ का महाराष्ट्र की बात करें
तो मराठा क्यों सत्ता में है? क्योंकि उनके पास में लैंड होल्डिंग्स है, उनके पास में जमीनें हैं, उनके पास में गन्नों की वो सारी खेतियां है, उनके पास में शुगर मिल्स है, और वोटिंग परसेंटेज भी है। राइट, वोटिंग परसेंटेज एक फैक्टर है, बट लैंड होल्डिंग जिनके पास में ज्यादा है उनका जो डोमिनेंस है, क्योंकि उनके खेती पे वहां का ओबीसी समाज, एससी समाज की महिलाएं उनके उस खेती पे डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं पे उनको सरपंच बनाने में, उनको जिला परिषद सरपंच बनाने में वो, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसके खेत के ऊपर में, तो वो अपने आप वोटिंग कन्वर्ट करती है। दूसरा मैं एक मानता हूँ कि हम लोग एक ही करने के लिए इसलिए नहीं कर पा रहे, हमें लीडरशिप जल्दी चाहिए। वही तो, हमें लीडरशिप जल्दी चाहिए। अगर कोई महकर विधानसभा से शेड्यूल कास्ट राखीव से लड़ रहा है, कोई चंद्रपुर से शेड्यूल कास्ट राखीव से लड़ रहा है, और कोई उत्तर नागपुर से लड़ रहा है, आज हम देखेंगे कि सब लोग राखीव मतदार संघ की मांग करने लग गए, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। ओपन में लड़िए, ओपन में लड़ना चाहिए था, लीडर ओपन में लड़े और कार्यकर्ता राखीव में लड़े। तो जो तुम्हारा भेद था कि राखीव मतदार संघ में हम अधिकार है, हमने अपने आप को इस देश के बाकी तबकों का नेता समझा नहीं। बिल्कुल, पतन होने के लिए और एक की न्याय होने के लिए भी ये कारण है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि कामठी विधानसभा ही मेरा मतदार संघ है, पर वो ये नहीं मानते कि मैं एक महिला होने के नाते मैं सुप्रिया सुळे जैसे क्यों नहीं कर सकती, 288 की बात क्यों नहीं करती, मैं 288 की बात क्यों नहीं करती, मैं सिर्फ कामठी विधानसभा तक सीमित नहीं हूं। आप हमारे लिए आदरणीय हो, पर आपको अपनी व्यापकता, आपकी लीडरशिप को फैलाना पड़ेगा। आप कहते हो कि ये जिला परिषद हम लोग बहुत सालों से जीत रहे, पर वही आप शहर नगर पालिका में आ जाओ, आपकी सीटें नहीं आती, आपका महापौर नहीं है। आप शहर सीमा से निकलने वाले अगर नहीं हो, मेरे को लगता कि एक ही भीमसेना कहती है कि हम लोग नागपुर में काम करेंगे, नागपुर के कुछ इंदौरा साइड में काम करेंगे। अगर किसी भी संगठन के पदाधिकारी को यह लगे कि ये टिप्पणी क्या है, तो मेरी टिप्पणी ये है कि आप सब हमारे लिए उतने ही सम्माननीय है, बिल्कुल है, उतने ही हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि आपने मूवमेंट को कुछ दिया। पर मूवमेंट को सभी का योगदान और आपको एक आना पड़ेगा। अगर आपको 10 साल बाद इन युवकों को हताश या हारते हुए नहीं देखना है कि हमारा लड़का कौन सा झंडा पकड़े, तो उसके लिए तुमको अभी एक झंडा बनाना पड़ेगा। आप युवक भी हो, राइट, और अम्बेडकरी मूवमेंट में कट्टर हो आप। अभी तमाम जो महाराष्ट्र के युवक जो है, तमाम बाकी पार्टियों में भी अपने युवा लोग गए हैं, करेक्ट, बहुत सारे पार्टियों में युवक गए हैं, राइट। उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? उनके लिए एक ही आह्वान है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। हमें, अगर हम लोग घाई में कोई भी डिसीजन लेंगे कि अगर मैं आम्बेडकराइट हूं, मैं कट्टरवादी नहीं हूं, मैं आम्बेडकरवादी हूं, मैं मानवतावादी व्यक्ति हूं, तो मैं अगर राष्ट्रवादी का झोला पहन लेता हूं, मैं उनकी सभाओं में जाता हूं या उनका कार्यकर्ता बनता हूं, तो मैं कभी रिपब्लिकन मूवमेंट को डबल जिंदा करने के लिए काम निस्वार्थ बनना नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे निस्वार्थी रहना है तो मुझे ये भरोसा करना पड़ेगा कि हमारी मूवमेंट एक ना एक दिन जिंदा होंगी। बिल्कुल। दूसरा आह्वान ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स से दूर जाने की भूमिका निभा रहे हैं, और हम लोग रिफ्लेक्सिव लोग हैं कि घटना हुई कि रिएक्शन दो। जब ऐसे समाज की हम लोग निर्मित कर देते हैं ना, तो घटनाओं के लिए नेता लोग उत्सुक रहते हैं कि घटना होंगी और इसके बाद हम इसको उठाएंगे तो लीडर बनेंगे। गलत। यहां पे भी हम लोग नुकसान झेल रहे हैं। आपको प्रिवेटिव एक्शन लेना है इस देश में कि घटना हो ना, जीरो एट्रोसिटीज के लिए काम करना है। एट्रोसिटी होने के बाद में हम लीडर बनेंगे और उस घटना का विरोध करेंगे, गलत। ये मानसिकता भी छोड़नी होगी। तीसरा ये है, व्यापकता बढ़ानी पड़ेगी। और चौथा, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास में आर्थिक चीजें रहे ना रहे, चाहे हमारे पास सब खच्चीकरण हो जाए, हमें बीजेपी आरएसएस का साथ नहीं देना। हमें उनकी विचारधाराओं के साथ में कभी जुड़ना नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना जो इस मूवमेंट को यहां तक लाया है, इस मूवमेंट को पीछे खींचने का काम हम युवकों ने तो नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकली हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी काम करना पड़ेगा, हमें शिक्षित भी होना पड़ेगा। पर कोई भी गलत कदम आने वाले 5 साल तक अगर हम युवकों ने ठान लिया, जिनका भी जन्म 1990 के पास में है, उनको यही आह्वान है कि आपको आने वाले 5 साल तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाने, और आपको एक नैरेटिव आपके इलाकों से शुरू करना है कि हमको एक ही आनी, हम रिपब्लिकन के काम ही नहीं करेंगे। वही मैसेज देना है, वही मैसेज देना, लगातार चलने देना है। जिस हिसाब से इंस्टाग्राम 3 साल में, यूट्यूब 10 साल में इतना बड़ा बन सकता है,
और वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। बिल्कुल। तो तुम्हारा आरपीआई मूवमेंट तुम क्यों फैलाने के लिए फैला नहीं सकते, क्यों तुम लोगों को और आरपीआई जो मूवमेंट है केवल हमारा समाज का नहीं है, ऐसा भी नहीं, सर्व समाज का है मूवमेंट है। हम सारे समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पनाएं चाहिए है। हम लोग आने वाले 26 तारीख को रिपब्लिकन डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। नाम में ही जब गणतंत्र है, जब नाम में ही गण की बात है, लोगों की बात है, तो ऐसा मूवमेंट किसी जाति धर्म का नहीं हो सकता। इसको सीमित करने वाले लोगों को ढूंढना। तो महाराष्ट्र को ऐसा युवा फिर मिलेगा, आप भी उसमें लगातार इस मूवमेंट को एकता के लिए आप काम करेंगे? बिल्कुल, हम 100% एकता के लिए काम करेंगे। और हम लोग की लड़ाई, हम लोग तो युवकों नाते एक लड़ाई शुरू करने वाले हैं। अच्छा। कि हम लोग लीडरशिप के भरोसे नहीं बैठे, हम लोग किसी के आदेश के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल। यहाँ पे डिसीजन होगा तो सर्वसामायिक रहेगा। और आदेश प्रणाली का काम कभी नहीं हो सकता, ना हम करने जा रहे हैं। ये कोई आरएसएस नहीं है कि यहाँ पे सारे संघ चालक जी जो बोलेंगे उसका आदेश माना जाएगा। ये समाज की भूमिका है, समाज को लगेगा, समाज की भूमिका से लड़के आएंगे, उनको अपने हाथ में कमान लेनी है। और ऐसी एक कमान ना बनाते हुए हम हजारों कमान बनाएंगे, जिससे ये मूवमेंट का आदमी, अगर कहीं परभनी में घटना हो जाए तो परभनी से एक आदमी निकले जो अम्बेडकरवादी हो, जिसके ऊपर समाज भरोसा करे। नागपुर के किसी युवा को परभनी में अपने हाथ में कमान न लेनी पड़े कि अब मैं देखता हूँ। हर जगह लीडरशिप बनाने का काम ये करेंगे। कितना साल लगेगा ऐसा मूवमेंट खड़ा करने के लिए? अभी साल की तो बात ये निराशाजनक भी हो सकती है कि हम लोग साल दे दें, कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भारत में गरीबी का खत्म हो जाएगा। आपका तैयार रहेगा कि नहीं, आज हम पहले पायरी पे है और हम 10वीं पायरी पे हम इस साल तक के पहुंच जाएंगे, और हमारी मूवमेंट यहाँ पर रहेगी। राइट। क्योंकि कोई भी अगर मतलब राजनीति में आप काम करते हो तो उसका एक आपको एक एजेंडा तो बनाना ही पड़ेगा। करेक्ट। 2035 मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आने के लिए, क्योंकि अभी एक पीढ़ी जो रिटायर्ड हो चुकी है या जो थोड़ी सी वयस्क है, तो वो पीढ़ी का तो वो खत्म होने जा रही है, या वो पीढ़ी यहाँ से जाने वाली है। तो उन पीढ़ी के बाद में कितनी यानी कि कितनी डरावनी बात है कि नामांतर शहीद जैसे हम लोग इवेंट देखते हैं, तो वहां पे युवकों का भूमिका नहीं है। तो 10 साल बाद संख्या कितनी होने वाली है? तो ये काटे लाने वाली बात है कि मूवमेंट का जो बुजुर्ग मंडल है, हम ये नहीं कह रहे कि बुजुर्ग मंडल को हटा दिया जाए, पर बुजुर्ग मंडल अगर यहां से अपनी भूमिका छोड़ देगा, अपने यहां से कप्तानी छोड़ देगा, ये बहुत चिंताजनक बात हो जाएगी कि जो 2035 हम लोग सोच रहे हैं कि आरपीआई के साथ में नई भूमिका लाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरपीआई तो रहे, आरपीआई तो हमेशा रहेगी, पर सीमित ना हो जाए, सिर्फ 4 या 5 लोगों के हाथ में जिम्मेदारी ना हो। अभी समय है संभलने का, अभी समय है एक होने का, बिल्कुल, और अभी समय है अपने आप को इस समाज के आगे प्रूव करने का कि नहीं, अब ये करके दिखाएंगे और ये होकर रहेगा। अगर बीजेपी ये संकल्पना ले सकती है 2 खासदार पे, तो हम भी ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, 2 खासदार पे इतना आज सत्ता पे है तो हम भी ले सकते, संकल्पना ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी प्लेटफॉर्म वैसे बिल्कुल है, उसको हम तैयार करेंगे। राइट, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से दोस्तों, रिपब्लिकन एकता क्यों संभव नहीं है, इसी विषय को लेकर हम आज हमारे नागपुर के युवा लीडर्स अथांग करोड़े ने आपको सुनाई है, आप अथांग करोड़े जी की बात। तो निश्चित रूप से संभव होगा, तब संभव होगा कि तमाम जो सारे नेता जो है एक विचार लेकर सामने आएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो है ये आपको ये घटना वाली पार्टी दी है एक, और ये पार्टी में सभी समुदाय के, जो भारत में जितना भी समुदाय है, सभी जाति धर्म के लोग इस पार्टी में आप जब तक लाएंगे नहीं तब तक ये संभव होगा। और खुद जो सारे गठतट लेकर आप अलग झंडे लेकर जो जा रहे हैं, सभी नेताओं को एक जगह पर आना होगा। और खास करके मैं अभी बताऊंगा कि अभी तक के तो हमारे नेताओं ने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, पार्टियां भी चलाई है, खुद की पार्टियां भी बनाई है, पर लेकिन महाराष्ट्र के अम्बेडकरी युवकों को अभी एक होकर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पना वाली जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसको मजबूत करने के लिए ये कहना चाहिए, ऐसा ही कहना अथांग करोड़े जी का। अथांग करोड़े जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने हमारे चैनल को समय दिया तो आपका
शुक्रिया। धन्यवाद, तो निश्चित धन्यवाद रूप से डब्ल्यू। और भी एक विशेष मेहमान को इसी विषय को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।